हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है ये अम्ल क्षार लवण के का जो पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि लवण के संबंध में अधिक जानकारी, मतलब लवण कैसे बने हैं या लवण के पीएच क्या हैं, लवण के परिवार में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा है, पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों के का निर्माण होते देखा है। तो आप लोगों ने देखा कि लवण का निर्माण कैसे होता है। जब हम लोग अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया कराते हैं तो लवण तथा क्या बनता है, जल बनता है। और भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें लवण तथा जल बनता है। तो सारी अभिक्रियाएं हमने दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है और इनके उपयोग क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए लिखा है लवण परिवार। क्या लिखा है, लवण परिवार। लवण परिवार क्रियाकलाप 2.13 में देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो मैंने ये जो लवणों के रासायनिक सूत्र हैं हमने अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें हम लोग आगे चलते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए हम लोग लवणों का पीएच के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है, नीचे आते हैं, यहाँ प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 होता है। देख रहे हैं ना, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक का जब रिएक्शन होता है तो जो लवण होता है बनता है उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। तथा ये उदासीन होते हैं। ठीक है, मैंने बता रखा था कि पीएच की वैल्यू जो 7 होगी तो वो उदासीन होगा, अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसे हम लोग क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लवण का जो पीएच होगा वो 7 होगा, ये उदासीन होते हैं। ठीक है, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच का मान 7 से कम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दे रखी है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक, ध्यान दीजिएगा, प्रबल अम्ल है एवं दुर्बल क्षारक है। जब दुर्बल क्षारक होगा यानी कोई चीज़ कम क्षारीय होगा और अम्लता उसकी ज़्यादा होगी तो वो अम्लों को कम ही, मतलब बहुत कम काट पाएगा। जब अम्लों को पूरा वो नहीं काट पाएगा तो लवण के जो पीएच होंगे वो क्या हो जाएंगे, 7 से कम होता रहेगा। मतलब वो आपका अम्लीय होने के साइड चला जाएगा, अम्लता के उसमें मतलब आ जाएंगे गुण ना, क्योंकि अम्ल यहाँ पर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है। तो समझ गए होंगे कि अम्ल जो है वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए पीएच मान 7 से क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तथा ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ये भी बात देख लीजिए, प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। कह रहे हैं कि प्रबल क्षारक अगर रहेगा और दुर्बल अम्ल होगा तो वो 7 से अधिक हो जाएगा, और ये क्षारकीय होते हैं। इतनी बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो पीएच के बारे में भी आप जान गए लवणों के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साधारण नमक से रसायन। ठीक है, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझ गए, क्या समझे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की क्रिया से, यानी
साधारण नमक आपको बनाना है यानी सोडियम क्लोराइड आपको बनाना है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो आपको सोडियम क्लोराइड यानी नमक प्राप्त हो जाएगा। रिएक्शन माने अभिक्रिया कराएंगे। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। तो यही लवण हम लोग अपने भोजन में क्या कर रहे हैं, डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह उदासीन लवण है। कैसा लवण है, उदासीन लवण। ठीक है, NaCl क्या है, उदासीन लवण है, तभी हम लोग इसका यूज कर पाते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के या क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। मतलब जब ये निकाले जाते हैं पहले तो भूरे रंग के होते हैं। इसे खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज नमक। ठीक है, यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। समझिए, कह रहे हैं कि यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। कह रहे हैं बहुत वर्ष हुए कि समुद्र का कुछ हिस्सा क्या हो गया था, सूख गया था। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। देख रहे हैं ना कि खनिज जो नमक हैं इनका भी कोयले की तरह खनन होता है, कह रहे हैं। लेकिन बताया जाता है कि समुद्रों में पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा करके बांध दिया जाता है। जैसे हम लोग खेतों में मेड़ बांध के छोड़ देते हैं और उसमें पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर पानी पहले से अवेलेबल रहता है, उसे बस बांध दिया जाता है पानी को, तो पानी वहीं पर इकट्ठा होता है, धीरे धीरे पानी उड़ जाता है और नमक वहाँ पर रह जाता है। तो इसे समझते हैं। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में आपने सुना होगा। आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर चलते। ठीक है, साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा जिसे बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH यानी कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। वॉशिंग सोडा, धावन सोडा इसे बोला जाता है, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोला जाता है। और विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है इसको। ठीक है, CaOCl2 होता है। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बता दिए हम। आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मतलब साधारण नमक बनाना है तो उसके मतलब साधारण नमक के थ्रू आप ये सब बना सकते हैं। बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सारी चीज़ें के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे एक पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार एक पदार्थ यानी एक यौगिक से दूसरा यौगिक कैसे बनता है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ये कैसे बनता है समझते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी लवण जल जिसे बोलते हैं, जलीय विलयन यानी लवण जल, ठीक है, नमकीन पानी। सोडियम क्लोराइड के यानी नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर
यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। देख रहे हैं, कितना सिंपल सी बात है कि आपको नमक का जलीय विलयन लेना है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, फिर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड वह उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोरीन को क्या बोला जा रहा है, क्लोर, ठीक है, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। और एक लाइन और यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। कई बार पूछ चुका है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया यही है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन भी, इसमें क्लोरीन भी बनता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रिएक्शंस दिए गए हैं, आराम से समझते हैं। सोडियम क्लोराइड और जल, ठीक है, यानी नमक का जलीय विलयन हो गया, दोनों मिला देंगे तो नमक का जलीय विलयन होगा। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग से बन गया और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन चुकी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होना चाहिए, यानी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, एक एक लाइन में बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, समझते हुए चलिए। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। इसको समझ लीजिए, अभी मैं इसको दिखाऊंगा एनोड और कैथोड क्या होता है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है, पूछ लेगा ना तो छक्के छूट जाएंगे आप लोगों के, इसलिए इसे बहुत ध्यान देना है। क्लोरीन गैस एनोड पर और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। ठीक है, बहुत ध्यान से याद कर रहा है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी हैं। तीनों उत्पाद क्या हैं, उपयोगी। इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है 2.8 में इनको दर्शाया गया है। तो देखते हैं, सारी चीज़ों को समझते हैं। ये रहा चित्र आपका, ठीक है, पूरा आपको शो हो रहा होगा। देखिए ये, ठीक है, नमक का घोल है, इसमें पूरा भरा हुआ। ये आपका एनोड है, ये आपका कैथोड है। ठीक है, एनोड, ठीक, जैसे देखिए नमक का घोल, एनोड धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा मार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर, इसमें लिखा हुआ है ये, ईंधन मार्गरीन, खाद के लिए अमोनिया, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है और यहाँ क्लोरीन गैस निकल रही है, सारी चीज़ें। ठीक है, इस तरीके से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ें नहीं है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें पहले से ही बता दी। तो चलिए दूसरे यौगिक के बारे में देखते हैं। पहला यौगिक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनता था, जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, वहाँ ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, वहाँ लिखा नहीं था, मैंने पहले से ही बता रखा आपको। अब हम लोग विरंजक चूर्ण को देखते हैं किस प्रकार बनेगा और क्या क्या रिएक्शंस इसके साथ होती हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण के जल में, जो लवण जल है, कि विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्लोरीन का। आपने देखा यहाँ पर पीछे, आपने देखा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, लवण जल यानी जल के, यानी नमक के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही थी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रहा था। मैंने दिखाया आपको। तो वही बातें कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है और इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। वही क्लोरीन गैस विरंजक चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca ब्रैकेट में OH ब्रैकेट 2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। समझ गए? ये विरंजक चूर्ण को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड Ca ब्रैकेट में CaO होता है Cl2। ये यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि चेक कर लेते हैं सूत्र को। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए विरंजक चूर्ण का सूत्र Ca ब्रैकेट में ClO ब्रैकेट 2। मैंने और भी बुकों में देखा था तो वहाँ पर CaO Cl2 लिखा था। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कंफर्म कर रहा था। तो अभी इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, अभी मैं सर्च करूँगा और भी बाकी चीज़ जगह, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन बाद में मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो लिखा आप इसे याद करिए, से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, जैसे ये फार्मूला हो गया कि मतलब आपको विरंजक चूर्ण बनाना है तो बुझे हुए चूने में क्या करना है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अपक्रिया करानी है। इस क्लोरीन से अपक्रिया करानी है तो विरंजक चूर्ण यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और जल भी बनेगा आपका, और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड एक लवण है, ये बन जाएगा और जल बन जाएगा और आपका विरंजक चूर्ण बन जाएगा। इस रिएक्शंस को याद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मतलब हो गया पढ़ लीजिए, मतलब इसे आपको बहुत ही ध्यान से याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग, विरंजक चूर्ण का क्या क्या उपयोग होता है उससे समझते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों की विरंजन के लिए। विरंजन मतलब रंगों को उड़ाना। ठीक है, रंग गायब हो जाएंगे इससे। तो जिस भी चीज़ों का आप रंग चाहते हैं कि मतलब पूरा ख़त्म हो जाए, उस पर कोई कुछ रंग ना हो, बिल्कुल सफ़ेद सा हो जाए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि लकड़ी की मज्जा लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के लिए, ठीक है, लिनेन के विरंजन के लिए, इस सब चीज़ों में सूती वस्त्र है वहाँ पर आप कर सकते हैं इसका। तो कपड़ों को, ज़्यादातर कपड़े गंदे होते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए और भी बाकी चीज़ें जो होती हैं उनको क्लीन एकदम वाइट सा करने के लिए ही विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आपका कोई रंगीन कपड़ा हो, अगर आप चाहते हैं उसे वाइट एकदम कर देना, मतलब ख़त्म कर देना उसका कलर, तो आप विरंजक चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल की जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, ठीक है, उपचायक क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, जो पीने वाला जल होता है उसमें बहुत से जीवाणु होते हैं तो उनको भी ये मुक्त मतलब मारने का कार्य करता है, जिससे वो साफ़ हो जाता है जल और हमारे पीने योग्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यौगिक बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े, जो हम लोगों का खस्ता पकौड़ा बनता है, एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगर मान लीजिए खस्ते हो जाते हैं तो, आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। अलग प्रकार की यहाँ पर स्ट्रेटजी है, समझ लीजिए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि रसोई घर में स्वादिष्ट
खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए कर रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं है। कभी कभार देखिए यहाँ पर शीघ्रता से पकाने के लिए भी कर रहे हैं, ठीक है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 है। पहली बात तो आपको इसका रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए और इसका उपनाम जो है वो भी याद होना चाहिए। बेकिंग सोडा और रासायनिक नाम तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। दो नाम, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप बोल सकते हैं। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है, ठीक है। अभी तक आप देखें कि सोडियम क्लोराइड कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं उसका। तो सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, इन चार मतलब यौगिकों को, कंपाउंड्स को मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। बहुत ही मतलब एक अच्छी रिएक्शंस मान सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, इसे याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट रेलवे के एग्ज़ामों में डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि भाई NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस NH3, इन सब को मिलाने पर क्या बनने वाला है। तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ये बन जाएगा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। और बेकिंग सोडा का यूज कहाँ पर होता है, तो स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने के लिए होता है, यहाँ पर रसोई घरों में। और भी चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। तो क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते थे कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारकीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। तो यह एक प्रकार का क्षारकीय लवण है, ठीक है, क्षारकीय लवण बेकिंग सोडा, इसलिए इसको अम्लों को निष्क्रिय करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है, अम्लता को दूर करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका उपयोग कभी कभार खाना पकाते समय इसको जब गर्म करते हैं तो कुछ अभिक्रियाएँ होती हैं, वो आपको बता रहे हैं। तो समझते हैं यहाँ पर NaHCO3 को जब उष्मा मिलता है तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, जिसे हम लोग धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं, वो बनता है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। समझ गए होंगे आप, ठीक है। बहुत ही प्यारा रिएक्शन है, बहुत ही मतलब पूछ लेगा अच्छे से, अभी तक पूछा नहीं है ये वाला, पूछेगा आपसे, ठीक है। बहुत ध्यान दीजिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जो हम लोग जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक प्रकार से किया जाता है, और भी इसके यूजेस हैं, देखते हैं और भी क्या यूजेस हैं यहाँ पर, ठीक है, समझते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग, ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक, जो बेकिंग पाउडर बनाते हैं हम लोग घर पे लाते हैं तो वही खस्ते वगैरह में डालते हैं, तो उस पाउडर को भी बनाने में किया जाता है। जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। जब इसको हम लोग जल में मिलाते हैं या गर्म करते हैं तो क्या अभिक्रियाएँ होती हैं। यहाँ गर्म करने वाली अभिक्रिया आपको मिल चुकी है, ठीक है। अगेन यहाँ पर देख लीजिए, तो वही कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। जब इस पाउडर को हम लोग जो है क्या करते हैं, पानी में डालते हैं या गर्म करते हैं तो
कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर बन जाती है और जल बन जाता है। ठीक है, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पावरोटी या केक में खमीर उठाया जा सकता है तथा इससे ये मुलायम और स्पंजी हो जाता है। आप देखते होंगे कि पावरोटी वगैरह कितना मतलब बहुत ही जैसे हल्के और बहुत ही अच्छे लगते हैं, उनके अंदर बहुत ही गैप गैप सा रहता है, देखते होंगे तो वो इसी के कारण होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्रिएट कर देता है, जिससे वो चीज़ें बहुत ही मतलब दिखेंगे तो अलग ही प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, जिसमें भी ऐसे पावरोटी हो गई, टोस्ट वगैरह हो गए, ठुकवा वगैरह हो गया, जो भी है खस्ता करने के लिए चीज़ों को बहुत ही मतलब तोड़ेंगे तो एक तरीके से आराम से टूट जाता है, तो खस्ता होता है उसे कहते हैं। ठीक है, और बहुत ही मुलायम होता है। दूसरा कार्य इसका है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संघटक है। क्षारकीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा अम्लीय चीज़ें खा लिया है तो उसको क्षारकीय चीज़ें देंगे तो उसको क्या होगा, राहत मिलेगा। वो सारी बातें हमने बता रखी कि अम्ल और क्षारक का जब अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनता है, तो इस हिंट पर ये चीज़ें होंगी। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जा सकता है, सोडा अम्ल और अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है, और ये जो आगे के यौगिक हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और एक दिन में सारी चीज़ें आप कवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे लग रहे हों तो आप इसको लाइक और शेयर भी करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। ठीक है, नहीं तो आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल पाना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।